नमस्कार। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत भारत के पठार की आज दूसरी क्लास है। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत भारत के पठार की जो पहली क्लास थी उसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत अर्थात जो भारत का पठार है इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की थी। इसके अलावा इसके उच्चावच अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके उच्चावच जो कि पठारी भाग है, संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत पठारी है तो इसके उच्चावच पर हम लोगों ने चर्चा की थी। जैसे कि ये पश्चिमी तट से लेकर के पूर्वी तट तक, पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक भारत के उच्चावच किस तरीके से हैं इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके अलावा दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, कन्याकुमारी से लेकर के ऊपर हिमालय तक भारत का जो उच्चावच है ये किस तरीके से है इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके अलावा जो ऊपर के उत्तरी पठार हैं ये सतपुड़ा है और सतपुड़ा के उत्तर में जो पठार है उसे उत्तरी पठार और सतपुड़ा के नीचे जो पठार है इसे दक्षिणी पठार के तौर पर देखा जाता है। तो सतपुड़ा के उत्तर वाले जो पठार है जिसमें मालवा के पठार, बुंदेलखंड के पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और यहाँ पर शिलांग का पठार, इन उत्तरी पठारी क्षेत्रों पर अर्थात उत्तर के जो पठार है इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग जो सतपुड़ा के नीचे जो प्रमुख पठार हैं उन पठारों पर हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख पठार जो है ये हिस्सा, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के नीचे, दक्कन के पठार का जो निचला हिस्सा है भाग है इसे कर्नाटक का पठार कहते हैं। यह है कर्नाटक का, मुख्यतः इसका विस्तार हुआ कर्नाटक में, इसे कर्नाटक का पठार कहते हैं। दक्कन का पठार और कर्नाटक का पठार का जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी भाग है इसे तेलंगाना का पठार कहते हैं। विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। और दक्कन के पठार का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है इसे दंडकारण्य का पठार कहते हैं। ये दंडकारण्य का पठार अर्थात आज की क्लास में हम लोग दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और दंडकारण्य के पठार पर मुख्यतः चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं दक्कन के पठार से। दक्कन के पठार का विस्तार, दक्कन के पठार का विस्तार सतपुड़ा उत्तर में अर्थात उत्तर में सतपुड़ा से प्रारंभ होता है और नीचे नीलगिरी की जो श्रेणी है, नीलगिरी की जो श्रृंखला है ये दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आता है। दक्कन के पठार का विस्तार 8 राज्यों में हुआ है। दक्कन का पठार उत्तर में सतपुड़ा और पश्चिम में सह्याद्री, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये सह्याद्री है। पर्वतों को हम रेड कलर में दिखाते हैं तो ये सह्याद्री है। तो सह्याद्री के पूर्व में, भारत में सह्याद्री का पूर्वी हिस्सा और सतपुड़ा का दक्षिणी हिस्सा, पूरा भाग जो है ये दक्कन का पठार कहलाता है। पूरा का पूरा दक्कन का पठार कहलाता है। दक्कन के पठार के अंतर्गत ही, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा और जैसा कुछ हम बोलते जा रहे हैं ऐसा लिखते जाइएगा। दक्कन के पठार के अंतर्गत ही ये दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार, ये सारे दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन सुविधा और अध्ययन की दृष्टि से इन्हें अलग अलग करके पढ़ा जाता है। दक्कन के पठार का जो सर्वाधिक विस्तार है, मैंने बताया दक्कन के पठार का विस्तार 8 राज्यों में अर्थात सतपुड़ा से दक्षिण में और ये सह्याद्री के पूर्व में, पूरा हिस्सा दक्कन का पठार ही कहलाता है। ठीक है ना। लेकिन सुविधा की दृष्टि से इसे अलग अलग पठारों के तौर पर बांट दिया गया है ताकि अध्ययन करने में आसानी हो जाए। ठीक है ना। दक्कन के पठार का निर्माण, मैंने गोंडवाना लैंड की बात की थी इसके पहले वाली क्लास में, और प्रमुखतः जो पठारी हिस्सा है अर्थात प्रायद्वीपीय भारत है, इसके निर्माण पर इसके पहले भी हम लोगों ने 2-3 क्लासों में चर्चा कर ली है। भारत के बनने की जो प्रक्रिया है इसे हमने भूगोल शुरू जब किया था, पहली क्लास जो हुई थी इसका नाम था भारत का भौगोलिक निर्माण, उस वाली क्लास में भी इसको देखने की मैंने बात कल वाली क्लास में भी की थी। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है, पहली वाली क्लास जिसमें हमने भारत के भौगोलिक निर्माण पर चर्चा की थी, और इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत हमने कराए थे, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, ये 2 क्लासेस बहुत जरूरी हैं, इसके पहले वाली क्लास के लिए भी और आज वाली क्लास के लिए भी। ठीक है ना। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण हुआ है ये गोंडवाना लैंड के जब विखंडन हुआ, अफ्रीका से टूट करके आया तो सबसे पहले उसमें दरार पड़ा। ठीक है। दरार के बाद जो नीचे अर्थात सतह के जो तीसरा ऊपर का हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, जिस पर हम लोग खड़े हैं, इसके नीचे आवरण है, इसके नीचे आवरण है, आवरण लावा कंडीशन में है। तो यहाँ पर जब दरार पड़ा इस जगह पे, तो यहाँ पे
इसका यहाँ से लावा बाहर आया, तो यहाँ पर लावा यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं हुआ था, यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं हुआ था, यहाँ पर दरारी उद्भेदन से लावा बाहर आने लगा और इस तरीके से मध्यम गति से इस अफ्रीका के इस वाले हिस्से में भी और जहाँ से दरार पड़ा था उसके इस वाले हिस्से में भी फैलते हुआ ये फैलता चला गया, ठीक है ना। और इस तरीके से धीरे धीरे परत दर परत इस वाले क्षेत्र का निर्माण हुआ और ये हिस्सा टूट करके अलग हुआ जो कि ये अफ्रीका वाले भाग में चला गया और ये हिस्सा भारत का प्रायद्वीप कहलाया। तो ये हिस्सा जो है ये मुख्यतः लावा के दरारी उद्भेदन प्रवाह, लावा के दरारी उद्भेदन प्रवाह, गोंडवाना के विखंडन के बाद लावा के दरारी उद्भेदन प्रवाह से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मुख्यतः दक्कन का पठार जो है इसी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। ये लगभग संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है। दक्कन का जो पठार है ये चूंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ तो इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब हेडिंग डाल देंगे दक्कन का पठार। पहला पॉइंट, दक्कन के पठार का विस्तार सतपुड़ा के दक्षिण से, सतपुड़ा के दक्षिण से लेकर के सतपुड़ा के दक्षिण में और सह्याद्री के पूर्व में जो प्रायद्वीपीय भारत है ये संपूर्ण दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार का विस्तार 8 राज्यों में हुआ है। दक्कन के पठार का विस्तार 8 राज्यों में हुआ है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार, दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार आप देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र में हुआ है। दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। ये सारी बातें इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि दक्कन के पठार के अंतर्गत ही कौन कौन से, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार और ये कर्नाटक का पठार आता है। लेकिन सुविधा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन पठारों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये हिस्सा अर्थात महाराष्ट्र का मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यतः दक्कन के पठार का विस्तार हुआ है। मैंने बताया दक्कन के पठार के भारतीय दक्षिण भारत में 8 राज्यों में इसका विस्तार होता है, लेकिन मुख्यतः ये महाराष्ट्र में इसका विस्तार होता है। महाराष्ट्र में इसकी कुछ चोटियां हैं, प्रमुख चोटियां। हेडिंग डाल दीजिए कि दक्कन के पठार की प्रमुख चोटियां, दक्कन के पठार की प्रमुख चोटियां। जब हम भारत के पर्वत करा रहे थे उसमें भी सह्याद्री के अंतर्गत आने वाले जो चोटियां थी, सह्याद्री के अंतर्गत महाराष्ट्र की जो चोटियां थी उस पर हम लोगों ने बात की थी। जैसे मैंने बताया था कि ये कालसूबाई, महाबलेश्वर जहां से कृष्णा नदी निकल रही है, और ये बृहदगिरी, यह बृहदगिरी, कालसूबाई, महाबलेश्वर, बृहदगिरी, ये तीनों सह्याद्री की चोटियां हैं। ये सह्याद्री की इसकी चोटियां हैं। लेकिन इसके कुछ अर्थात पठार के अंदर, पठारी भाग में इसकी कुछ उभरी हुई चोटियां हैं जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दक्कन के पठार की प्रमुख पहाड़ियां या चोटियां लिख लेंगे। दक्कन के पठार की प्रमुख चोटियां, सबसे उत्तर में अजंता, ये आप देख रहे होंगे, यह है अजंता, ठीक है ना। अजंता के बाद यहाँ पे हरिश्चंद्र चोटी अर्थात हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी के नीचे बालाघाट पहाड़ी, यह है बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट के नीचे गविलगढ़ पहाड़ी, यह है गविलगढ़ पहाड़ी। ये इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। हेडिंग बना लेंगे दक्कन के पठार की प्रमुख पहाड़ियां। दक्कन के पठार की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी? अजंता, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी और गविलगढ़ पहाड़ी। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। सभी पहाड़ियां महाराष्ट्र में। इस तरीके से महाराष्ट्र में कि अगर कुल पहाड़ियों की बात करें अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियां, तो उसमें कौन कौन सी शामिल हो जाएंगी? कालसूबाई, महाबलेश्वर, बृहदगिरी, जो कि सह्याद्री का हिस्सा, महाराष्ट्र में सह्याद्री का हिस्सा। इसके बाद बात करते हैं इसके नीचे, यह है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का जो पठार है, हमने भारत की जो भूगर्भिक चट्टानें कराई थी तो उसमें बताया था कर्नाटक का जो पठार है इसमें इसका विस्तार धारवाड़ चट्टानों पर हुआ है। कर्नाटक का पठार मुख्यतः धारवाड़ चट्टानों पर इसका विस्तार हुआ है। धारवाड़ चट्टानें जो खनिज है, धात्विक खनिज है, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। तो अर्थात ये जो क्षेत्र है अर्थात कर्नाटक के पठार का जो क्षेत्र है ये मुख्यतः धात्विक खनिज और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है कुदेमुख, इसकी सर्वोच्च चोटी कुदेमुख है। दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी, दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी को कहा माना जाता है।
अन्नामुदी, अन्नामुदी यहाँ पर है, ठीक है ना। अन्नामलाई की सर्वोच्च श्रेणी अन्नामुदी, दक्कन के पठार की भी सर्वोच्च चोटी इसी को माना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ कल के वाली क्लास में, जो कल क्लास हुई थी हम लोगों की, इस क्लास में हमने ऊपर की कुछ पठारों की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो हमने नहीं बताई थी। इस वाली क्लास में मैंने मेंशन कर लिया है। देखिए मालवा के पठार, वैसे मालवा के पठार की मैंने बताई थी, मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? सिगार। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार है, ठीक है ना। बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी, बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1171 मीटर, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1365 मीटर है, ठीक है ना। इसके अलावा शिलांग के पठार में यहाँ पर 3 चोटियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। इसी खासी पर, खासी पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है शिलांग चोटी, इसका नाम ही है शिलांग चोटी। शिलांग चोटी शिलांग के पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो इसी तरीके से दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी, दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी। जो ये है अर्थात कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार की सर्वोच्च चोटी जो है और महत्वपूर्ण चोटी वह है कुदेमुख, वह है कुदेमुख। कुदेमुख जो है ये, इसे बाबा बुदान पर्वत भी कहा जाता है। इसका नाम है बाबा बुदान पर्वत। बाबा बुदान पर्वत भूगोल में कई दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पहला, खनिज की दृष्टि से बाबा बुदान पर्वत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आप लिख लीजिए कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार का विस्तार प्रमुखतः कर्नाटक राज्य में हुआ है। कर्नाटक के पठार का विस्तार प्रमुखतः कर्नाटक राज्य में हुआ है। कर्नाटक के पठार की सर्वोच्च चोटी कुदेमुख है। नेक्स्ट, कर्नाटक के पठार का विस्तार धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर हुआ है। कर्नाटक के पठार का विस्तार मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध होती हैं। यहाँ पर मुख्यतः धात्विक खनिज की बहुलता पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक के पठार कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रमुख खाने हैं, एक तो कोलार की खान है और दूसरा हट्टी की खान है। कोलार और हट्टी की खान कहाँ पर है? बाबा बुदान पर्वत का जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है। धारवाड़ क्रम की यहाँ पर चट्टानें हैं और यहीं पर 2 प्रमुख खाने हैं, कोलार की खान और हट्टी की खान। कोलार की खान और हट्टी की खान, मुख्यतः इसमें कोलार की खान जो है ये सोना के लिए और हट्टी की खान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हट्टी की खान कोयला के लिए और कोलार की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसी पर्वत पे भारत में 2 प्रमुख उत्पाद जैसे कि कॉफी और रबड़, कॉफी और रबड़ का जो बहुलता है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कर्नाटक के पठार की, कर्नाटक के पठार की में से कई सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कर्नाटक के पठार से कई सारी नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, कर्नाटक के पठार की प्रमुख नदियाँ, कृष्णा नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, कावेरी नदी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा और बराही, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कर्नाटक के पठार से प्रवाहित हो रही हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से वह है शरावती नदी, वह है शरावती नदी और इसके अलावा बराही नदी, इसके अलावा बराही नदी। इन दोनों की विशेषता यह है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ पर है? किस नदी पर है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। आप लिख लेंगे कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ, तो कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा और बराही। तो नेक्स्ट पॉइंट, शरावती नदी, शरावती नदी पर कर्नाटक में जोग गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप देखने पाएंगे यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात, इसका एक और नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। कितनी ऊंचाई है? 271 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको आप लोग समझ लीजिए। 2 तरीके के सवाल यहाँ से बनते हैं, 2 तरीके के सवाल यहाँ से मुख्यतः बनते हैं। एक तो सवाल बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वह है जोग गरसोप्पा जलप्रपात अर्थात महात्मा गांधी जलप्रपात। और दूसरा पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात और वो भी कर्नाटक में ही है।
वो भी कर्नाटक में ही है, और वह है कौन सा, कुचिकल जलप्रपात, ठीक है ना। तो तात्पर्य ये हो गया कि ये जो पठार है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, लगभग संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत जो है ये कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से होता है ये। तो अगर कोई नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है तो यहाँ से आएगी और इस तरीके से ये पहले यहाँ गिरेगी और उसके बाद फिर इधर प्रवाहित होगी और फिर उसके बाद इस तरीके से गिरेगी। तो नदी जब किसी पठार पर इस तरीके से गिरती है तो यहाँ पर झरने जैसा आकार बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जल प्रपात, इसी को बोला जाता है जल प्रपात। अगर यही प्रक्रिया पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहा है तो उसे झरना कहा जाता है, और अगर यही चीज पठारी क्षेत्रों में हो रहा है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। तो जिस जो गरसोपा जलप्रपात की बात की जा रही है, जिस ऊंचाई की बात की जा रही है, वह इस फॉल की बात हो रही है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ऊंचाई बन रही है, ये वाली ऊंचाई, इसको कहा जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कितनी ऊंचाई है इसकी, यह है 271, यानी कि यहाँ से लेकर के, जहाँ से गिर रहा है, यहाँ से लेकर के और नीचे यानी कि बेस तक जब पहुँचता है ये, तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 271 मीटर, 271 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र बनाता है, अर्थात सबसे लंबा इसका जो फॉल बनता है, निझरना टाइप का जो बनता है, वो सबसे ऊंचा है। तो इस आधार पर ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नाम है जुग गरसोपा जलप्रपात। कहाँ है, कर्नाटक में, किस नदी पर, शरावती नदी पर है, ठीक है। दूसरा, यहीं से अर्थात सह्याद्री से, कर्नाटक वाले क्षेत्र में सह्याद्री से एक नदी निकलती है, नाम है बराही नदी, नाम है बराही नदी। बराही नदी पर स्थित है कुचिकल जलप्रपात, बराही नदी पर स्थित है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात की विशेषता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, अर्थात ये स्थान अपने आप में ऊंचा है, अपने आप में ये स्थान ऊंचा है, अर्थात सबसे ऊंचाई पर स्थित ये जलप्रपात है। क्या नाम है, बराही जलप्रपात। कहाँ से निकलती है बराही नदी, सह्याद्री से निकलती है। सह्याद्री से निकल करके कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसी पर स्थित है कुचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर, 455 मीटर यहाँ पर है। तो ये प्रमुख क्षेत्र बनता है आपका कर्नाटक के पठार का। कर्नाटक का पठार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खनिज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, चट्टानों की दृष्टि से यहाँ पर धारवाड़ चट्टान है इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर लोहा, धात्विक खनिज जो है, लोहा, सोना, टंगस्टन, इस तरीके की चीजें, तो ये यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा कोयला यहाँ पर बहुलता है, इसके लिए यहाँ पर प्रमुखता इसके लिए प्रसिद्ध है ये। इसके अलावा रबड़ के लिए प्रसिद्ध है ये, यहाँ पर कॉफी के लिए प्रसिद्ध है ये। तो कुल मिला के परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। प्रत्येक चीज आप लोग ठीक तरीके से इसमें नोट कर लेंगे। यह रहा आपका कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार मुख्यतः जो दक्कन का पठार है इसी का हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। अध्ययन की दृष्टि से इसको अलग कर दिया जाता है। तो ये कर्नाटक में जो इसका विस्तार हुआ है इसको हम कहते हैं कर्नाटक का पठार। दक्कन का पठार और यह कर्नाटक का पठार। दक्कन के पठार और कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें मुख्यतः दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है तेलंगाना का पठार। मुख्यतः ये आंध्रा का पठार है, इसे आंध्र पठार भी कहते हैं। ये मुख्यतः इसका सही नाम जो है आंध्र पठार ही है। आंध्र पठार में अब देख रहे हैं कृष्णा नदी इसे लगभग दो बराबर भागों में बांट रही है। कौन सी नदी, ये नदी है कृष्णा नदी। यहाँ महाबलेश्वर से निकलकर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकल करके और कृष्णा नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है और ये इस आंध्रा के पठार से के बीच में से होकर के प्रवाहित हो रही है। कृष्णा नदी बेसिन के, कृष्णा नदी बेसिन के जो पश्चिमी हिस्सा है, सॉरी दक्षिणी हिस्सा है, कृष्णा नदी के बेसिन के दक्षिणी हिस्सा, ये रायलसीमा पठार कहा जाता है। इसको बोला जाता है रायलसीमा पठार, ठीक है ना। और कृष्णा नदी के इसके नीचे वाला, इसमें प्रमुखतः तीन प्रमुख चोटियां हैं। यह है नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा। जब दक्षिण भारत के हमने पर्वत किए थे, अतः प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत किए थे, हमने उसमें भी इस पर चर्चा की थी। इसके अलावा कृष्णा नदी का जो उत्तरी हिस्सा है, कृष्णा नदी का जो उत्तरी हिस्सा है, इसे तेलंगाना का पठार कहा जाता है। इसको तेलंगाना का पठार कहा जाता है। अर्थात तेलंगाना का पठार और रायलसीमा पठार, रायलसीमा पठार, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, आंध्र पठार बनता है, आंध्र का पठार बनता है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, हेडिंग डाल देंगे, आंध्र का पठार,
आंध्र का पठार, हेडिंग डाल देंगे आंध्र का पठार। आंध्र के पठार के बीच से, आंध्र के पठार के बीच से कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी के दक्षिण में, इसी तरीके से लिखेंगे, कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी के दक्षिण में आंध्र पठार को क्या बोला जाता है? रायलसीमा पठार कहा जाता है। इसी तरीके से लिख लेंगे, कृष्णा नदी के दक्षिण में आंध्र पठार को रायलसीमा का पठार कहा जाता है। इसमें प्रायद्वीपीय भारत की 3 प्रमुख चोटियां हैं। इसमें प्रायद्वीपीय भारत की 3 प्रमुख चोटियां हैं। कौन कौन सी? नल्लामलाई, बेलीकोंडा, मैंने यहाँ पर एन लिखा है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत हमने कराए थे उसमें पूरा नाम लिखा है मैंने ठीक से, तो यहाँ पर आप लोग उसको देख लेंगे। यह है नल्लामलाई, बीच में बेलीकोंडा और सबसे नीचे पालकोंडा, ठीक है ना। तीनों आंध्र प्रदेश की प्रमुख चोटियां हैं, ये नल्लामलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा, जो कि कहाँ पर है? रायलसीमा पठार, रायलसीमा पठार जो कि कहाँ है? कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णा नदी बेसिन के उत्तरी भाग को आंध्र पठार के, ऐसे लिखेंगे, आंध्र पठार के कृष्णा नदी के उत्तरी भाग को तेलंगाना का पठार कहा जाता है, तेलंगाना का पठार कहा जाता है, ठीक है। ये रहा तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार से मुख्यतः गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, तेलंगाना के पठार से मुख्यतः गोदावरी नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, छोटा नागपुर और यह है तेलंगाना का पठार। छोटा नागपुर और तेलंगाना के पठार के बीच में ये हिस्सा जो है इसे कहते हैं दंडकारण्य का पठार, इसको कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह भी है कि ये गोदावरी है और ये कृष्णा है। गोदावरी अपना मुहाना बनाती है कहाँ पे? राजमुंदरी में, और कृष्णा अपना मुहाना बनाती है कहाँ पे? विजयवाड़ा में। वर्तमान में इन दोनों का जो डेल्टा है आपस में मिल गया, और इन दोनों डेल्टाओं के बीच में, अर्थात गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो बेसिन बन रहा है, यहाँ पर एक झील है, नाम है कोलेरू झील, नाम है कोलेरू झील। भारत का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र कहाँ है? तो गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो डेल्टा है ये भारत का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा। और यहीं पर है कोलेरू झील, जो कि एक नदी निर्मित झील है, किनारे पर है लेकिन लैगून झील नहीं है। लैगून झील का मतलब क्या होता है? समुद्र का जब सतह के अंदर जब चला जाता है उससे निर्मित झील को लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील की जो पानी होता है वो खारा होता है क्योंकि वो समुद्र का पानी होता है, लेकिन इसका निर्माण नदी से हुआ है, इसका निर्माण नदी से हुआ है। इस वजह से कोलेरू झील का जो पानी है वो मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र भी बनाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं दंडकारण्य के पठार पर। दंडकारण्य का पठार का जो विस्तार हुआ है, दंडकारण्य का, अच्छा इस पठार का जिस पर हम बात कर रहे थे, कौन कौन से? तेलंगाना का पठार और रायलसीमा पठार, ये दोनों पठार, आंध्र पठार कह रहा था, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में इन पठारों का विस्तार हुआ है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार जो हुआ है ये मुख्यतः 2 राज्यों में हुआ है। लिख लीजिएगा, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य के पठार का विस्तार 2 राज्यों में हुआ है। कौन कौन से? एक तो उड़ीसा, इसका सबसे अधिक विस्तार उड़ीसा राज्य में हुआ है, और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़, यहाँ पर ऐसे लंबा लंबा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो इसका कुछ विस्तार जो है वो छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, ठीक है ना। इसका जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, इसका जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर हम इस तरीके से कर दे रहे हैं, ये जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है इसको बस्तर का पठार कहा जाता है। दंडकारण्य के पठार के अंदर ही लिख लेंगे, दंडकारण्य के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य में हुआ है। इसका जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है जो कि मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इसे बस्तर का पठार कहा जाता है। बस्तर का पठार भारत में एकमात्र टीन भंडारण क्षेत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में टीन कहाँ पाया जाता है, टीन कहाँ पाया जाता है, तो भारत में टीन जो है कहाँ पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगर राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसके अलावा अगर स्थान पूछेगा तो यहाँ पर बस्तर जिला है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, तो यहीं पर है बस्तर, और इसी के नाम पर इसका क्षेत्र का नाम रखा गया बस्तर का पठार। तो भारत में बस्तर जिला अर्थात बस्तर के पठार पर पठारी जो क्षेत्र है ये भारत में सबसे अधिक टीन भंडारक क्षेत्र है, एक ही मात्र है, इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी टीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी पठार से
एक प्रमुख नदी निकलती है। इसी पठार से आप देख रहे होंगे इस तरीके से एक नदी निकल रही है, ठीक है ना। इस नदी का नाम है महानदी। इस नदी का नाम है महानदी, ठीक है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ वाला इलाका, क्योंकि महानदी का विस्तार भी 2 राज्यों में होता है। कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। उड़ीसा के कटक में, यहाँ पर है कटक, यहाँ पर है कटक। कटक में आकर के ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ये नदी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और यहाँ पर अपना ये मुहाना बनाती है। तो ये उड़ीसा, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन जो है ये भारत का धान का कटोरा कहलाता है। भारत के धान का कटोरा कहलाता है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आते हैं। बंगाली खाड़ी में चक्रवाती तूफान आते हैं, जिसकी वजह से इस छत्तीसगढ़ पठार पर काफ़ी मात्रा में इस महानदी बेसिन में बारिश हो जाता है, जिसकी वजह से धान काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर होता है। तो भारत के धान का कटोरा, भारत के धान का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। कहाँ पे? महानदी जो बेसिन है, महानदी बेसिन जो छत्तीसगढ़ में है उसको भारत के धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। ये रहा है आपका दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी, दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? नंदीराज। कहाँ पर है? बेलाडीला में। बेलाडीला में स्थित है कौन सी चोटी? नंदीराज की। और ये जो है ये दंडकारण्य के पठार की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। ये रहा है आपका भारत के प्रमुख पठार। दोनों क्लासेज, इसके पहले वाली भी जो हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत, भारत के पठार की जो पहली क्लास थी वो, और भारत के पठार के प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत भारत के पठार की जो दूसरी क्लास हुई है, इन दोनों को किसके साथ देखना है? पहले जो भारत का भौगोलिक निर्माण हुआ है वो, और इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत कराए हैं, ये तीनों क्लासेज, मुख्यतः ये 4 क्लासेज हो गई। पहली क्लास भारत का भौगोलिक निर्माण, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, भारत का पठार भाग 1, और चौथी क्लास प्रायद्वीपीय भारत, भारत का पठार भाग 2। ये 4 क्लासेज अगर आप एक साथ देखते हैं तो ये पूरा टॉपिक जो है आपका, कुछ भी इसमें से रह नहीं जाएगा, सब कुछ इसके अंदर आ गया है। दक्षिण भारत में अब नदियाँ और जो खनिज हैं उस पर हम लोग बात करेंगे आगे चल करके। फिलहाल पठारों से, प्रायद्वीप से बनने वाला सवाल जो है यहाँ पर आपका संपूर्ण हो गया। अगर आप इसका अध्ययन ठीक तरीके से, जैसा हमने कराया है इसी तरीके से अगर आप कर लेते हैं, जैसा हमने नोट कराया है इस तरीके से अगर आप नोट कर लेते हैं, और जो मैप में भरा गया है इसको अगर आप इसी तरीके से भर लेते हैं, तो यकीन मानिए किसी भी परीक्षा में, चाहे यूपीएससी लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीएससी की परीक्षा हो, एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, या सीएचएसएल की परीक्षा हो, या उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली कोई भी परीक्षा हो, इससे बाहर नहीं जाएगा एक भी सवाल, ये मेरा दावा है। इसलिए ठीक तरीके से धैर्यपूर्वक नोट्स बनाइए और मैप भरते जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।